हाँ, तो सभी बच्चों का साइंस की क्लास 9th में स्वागत है। तो जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए हमारा ये क्लास है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो मेरा अध्याय है 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, और इसकी आज पहली क्लास है। तो इसकी आज हमारी पहली क्लास है। तो हम आज देखेंगे हमारी जो पहली क्लास है अध्याय 3 की, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो हम आज अच्छी तरह से समझेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और कैसे कैसे वो हमारे लिए आए, कैसे उसकी खोज हुई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज अपने इस लेक्चर में अच्छी तरह से उसको समझेंगे। तो सभी बच्चे तैयार होने रहें। तो देखिए आज हम बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है, तो हमारे भारत में एक भारतीय दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद थे, तो ये बहुत पहले की बात है, लगभग अब से 500 ईसा पूर्व की बात है, बहुत पहले की बात है। उस समय पर वैज्ञानिक लोग तो इतने थे नहीं, वैज्ञानिक में सक्रिय नहीं थे, तो वो एक दार्शनिक थे। तो दार्शनिक उन लोगों को कहा जाता था जो उस समय कुछ अधिक ज्ञान रखते थे और ज्ञान की खोज में रहते थे, और कुछ न कुछ जो है ज्ञान के ऑब्जर्व करते थे। जो भी कुछ उन्होंने ज्ञान को ऑब्जर्व किया है उस सारी चीज़ को वो लिखते रहते थे। तो हमारे जो दार्शनिक थे, तो उन्होंने, उनका नाम था एक महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने सारी चीज़ को देखा और समझा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोई भी पत्थर लें या हम किसी रेत का टुकड़ा लें या हम किसी भी चीज़ को पदार्थ लें जो हमारी चीज़ बनी हुई है इस संसार में, जो भी कोई चीज़ जिस सामग्री की बनी हुई है, अगर हम उसको लें तो हम उसे तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो एक स्थिति मुझे ऐसी मिलेगी जिस वक्त मैं उसे और छोटा नहीं कर सकता, अर्थात तो मुझे बहुत छोटा सा एक कण मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएंगे तो कोई ऐसी कंडीशन तो मिल जाएगी जिसमें अब हम उसे और नहीं तोड़ सकते हैं। तो महर्षि कणाद ने जो चीज़ आगे हम तोड़ते आएंगे, जब वही टूटेगी, बहुत छोटा सा कण है, तो महर्षि कणाद ने उसे परमाणु का नाम दिया। तो ये है हमारे, देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, और लगभग अब से 500 ईसा पूर्व की बात है। तो इन्होंने एक कोई पदार्थ लिया, ठीक, इन्होंने कोई एक टुकड़ा लिया और इसको क्या किया, इन्होंने ऐसे करके बीच से काटा, इन्होंने टुकड़े को तोड़ा। तो टुकड़े को यहाँ पर इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ करके इसका साइज कैसा हो गया, छोटा। अब उन्होंने इसको फिर ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसको फिर तोड़ दिया, रीब्रेक डाउन, फिर तोड़ रहे हैं। तो फिर तोड़ने के बाद इन्हें फिर स्थिति मिली इससे छोटी, यहाँ पर इन्हें स्थिति क्या मिली, छोटी। अब इस चीज़ को भी इन्होंने फिर तोड़ दिया, तो फिर इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ते जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को तोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे अब इससे छोटा, देखिए, ये मिल रहा है। अब हमने इसे भी तोड़ दिया, यानी कि हमें ब्रेक डाउन कर दिया, हमने उसे फिर तोड़ दिया, तो मुझे अब और छोटा मिल गया। तो अब इस चीज़ को लेकर के उन्होंने और तोड़ा, अब इन्होंने इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक डाउन, उन्होंने फिर तोड़ दिया। तो अब मुझे ये मिल गया छोटा सा। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हमें जब हम तोड़ते जाएंगे तो सबसे अंत में मुझे एक इस प्रकार का एक कण मिलेगा। अब मैं उस कण को नहीं तोड़ सकता। इन सारे कणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा बड़ा हुआ पदार्थ बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि पदार्थ, हमने कोई भी कण लिया है पदार्थ का, हमने पदार्थ को लिया, उसे हम तोड़ते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ पर मैं अब इसे और नहीं तोड़ सकता।
तो ये इतना सूक्ष्म, इतना छोटा बन गया है कि अब मैं इसे और नहीं तोड़ सकता। तो महर्षि कणाद ने इसी को क्या कहा, इन सूक्ष्म कणों को ही उन्होंने परमाणु कहा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई परमाणु ये है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम अब और नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसी को हम परमाणु कहते हैं। इसी कंसेप्ट को देखिए हम यहाँ पर समझते हैं। ये है मेरे पास एक पदार्थ जिसे मैं कहता हूँ चौक। तो मैंने चौक लिया, अब उस चौक को लेकर के मैं अपने हाथ पर ऐसे घिसता जाऊँगा, घिसता जाऊँगा, घिसता जाऊँगा, घिसता जाऊँगा। तो मुझे मालूम है मैं उसे घिसते 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 मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पाउडर बन जाएगा। तो मैंने उस चौक को घिसा, यानी कि ब्रेक डाउन किया, मैं उसे तोड़ता गया। तो घिस घिस करके देखिए मेरे पास ये चौक का पाउडर आ गया हाथ में। अब ये मेरे पास क्या मिलेगा, चौक पाउडर। अब इस चौक पाउडर को मैं आसानी से अपनी आंख से तो देख सकता हूँ, बहुत छोटा है और इसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। अब मैंने इसे और कम कर लिया, तो कम करते करते हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इसे और कम किया और घिसने लगी, तो अब हम ये कह सकते हैं वो अब मैंने इसे अपने हाथ को ऐसे हिलाया। जैसे मैंने अपने हाथ को हिलाया तो देखिए ये धूल उड़ रही है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये धूल के वो कण हैं जो कि बहुत छोटे हैं। अब इन धूल के कणों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो मुझे ये पाउडर मिल जाएगा, और इससे और भी हम थोड़ा और इकट्ठा कर दें पास पास तो मुझे चौक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पदार्थ वो होता है जिसे हम बार बार तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तो बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। उसी को महर्षि कणाद ने परमाणु का नाम दिया। तो ये धूल के कण इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि अब ये हमसे तो टूटेंगे नहीं। तो महर्षि कणाद ने इन्हीं को परमाणु का नाम दिया। उसी प्रकार से अन्य भारतीय वैज्ञानिक हुए। जब महर्षि कणाद का ये वाला विचार चल रहा था, महर्षि कणाद के कहा कि भाई इस प्रकार से तोड़ते जाते हैं तो छोटी स्थिति आती है, उसी छोटी स्थिति को ही, उस छोटी स्थिति को ही हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद अन्य भारतीय दार्शनिक आए, उसके बाद और भी अन्य भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम था पकुदा कात्यायन। तो देखिए अन्य भारतीय जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उनका नाम था पकुदा कात्यायन। तो जो दार्शनिक आए तो इन्होंने भी इसके ऊपर क्या, उन्होंने जब इस चीज़ को सुना तो उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ा वर्क करने लगे। तो इन्होंने भी देखिए, इन्होंने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने भी समझाया और कहा कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक, जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा जो हमें छोटे छोटे से कण हैं, जो बहुत छोटे छोटे से कण हैं जो आँख से हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, और इन कण को अगर मैं एक संयुक्त अवस्था में एक इकट्ठा कर दूं तो वो मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पदार्थ दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि ये है कोई मेरे पास बहुत छोटा छोटा सा कण, और इन छोटे कणों को अगर मिला दूं तो मुझे देखिए ये बन जाएगा, और इन कण को अगर अच्छी तरह से और एग्रीगेशन कर दूं तो मुझे देखिए ये मिल जाएगा। तो मुझे बाद में क्या मिलता है, पदार्थ। वही देखो इसमें कहा गया था कि समझाया गया और कहा कि ये कण जो कण है, ये वाले कण ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये संयुक्त अवस्था मिले हुए कब मिल रहे हैं, जब मैं पदार्थ कहता हूँ तो ये संयुक्त अवस्था में मिले हुए हैं। अब मैं पदार्थ कह रहा हूँ तो सारे मिले हुए हैं, तो वही तो क्या है, यही संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से अन्य देखिए ग्रीक दार्शनिक आए। ग्रीक देश वालों ने जब इस चीज को देखा, उन्होंने भी महसूस किया, तो वहां के जो दार्शनिक जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, जैसे कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये भी देखिए दो ग्रीक के बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सारी चीज़ों को लिया, इन्होंने भी किसी भी कण को लिया, कण को लेकर तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो एक ऐसी अवस्था, इन्हें एक ऐसा इतना छोटा कण मिला कि उस कण को अब ये बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो कण इन्हें इस प्रकार से मिल रहा है कि अब ये
उस कण को बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं। यानी कि जो कण अब इन पर टूट नहीं रहा है, तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने उसी कण को क्या एटम्स का, तो इन्होंने भी इन अविभाज्य कणों को एटम्स का नाम दिया। अब इन्होंने अपनी भाषा में उसे एटम्स कह दिया। तो एटम्स से देखिए यहाँ पर डेमोक्रिट्स और लिसिपस उन्होंने भी इस सारी चीज को समझने के बाद उसके ऊपर इस प्रकार के ये कार्य करते रहे, वर्क करते रहे, किसी भी चीज को तोड़ते गए। जब इन्हों पर टूटा नहीं तो इन्होंने भी उसी चीज को क्या, उन कणों को इन्होंने क्या एटम नाम दे दिया। तो डेमोक्रिट्स जो दार्शनिक थे उन्होंने इस कण को क्या नाम दिया, डेमोक्रिट्स ने एटम्स। अब यहां पर हम देखिए समझेंगे अपनी लाइन को अगली को कि रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम थे जिसे लवासिए और जोसेफ एल प्रास्ट ने दिए थे। तो ये दो नियम थे, ये थे क्या थे, दो नियम, ठीक है, ये थे हमारे क्या दो नियम, दो लॉ थे। तो इन दोनों को लवासिए और जोसेफ एल प्रास्ट ने दिया था। तो पहला नियम देखिए उनका क्या था, पहला नियम था देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मान, और दूसरा था कि स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस, एक फिक्स रेशियो वाला। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो यहां पर ये देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आखिर में ये कहता क्या है। तो देखिए इसमें देखो क्या रखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस। तो इन्होंने देखिए हम यहाँ पर कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि अगर मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शंस के लिए उस केमिकल रिएक्शंस में किसी भी एटम्स का न तो कोई बढ़ रहा है न कोई कम हो रहा है, ठीक, तो न तो कोई बढ़ेगा और न कोई कम होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने एक बर्तन ले रखा है, ये है मेरे पास एक बर्तन, इस बर्तन में हमने 2 किलोग्राम दूध लिया है, ये है 2 किलोग्राम दूध, और इस 2 किलोग्राम दूध के अंदर में मैं 40 ग्राम कर्ड को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, 2 किलोग्राम तो मेरे पास दूध था प्लस 40 ग्राम हमने यहाँ पर कर्ड को क्या कर दिया, ऐड। अब हमने इसकी क्या देखी, ये केमिकल रिएक्शंस। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो सुबह जब हमने देखा तो मुझे सारा का सारा क्या कर्ड मिला, अर्थात केमिकल रिएक्शन होगी। तो जब मैंने इसे देखा तो मुझे ये 2 किलो 40 ग्राम मिला। तो 2 किलो तो मेरे पास था, मैंने उसमें 40 ग्राम ऐड किया। तो जब मैंने आगे केमिकल रात भर जब मैंने देखा हमारी इसकी केमिकल रिएक्शन हुई तो मुझे 2 किलो 40 ग्राम मिला है। अब 2 किलो 40 ग्राम से न तो ये 3 किलो हुआ, न तो ये 3 किलो हुआ, न तो इसमें कोई सृजन हुआ क्रिएटेड, न तो ये बढ़ा एंड नहीं विनाश एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, और नहीं इसमें कोई कमी हुई। 2 किलो 40 ग्राम से न तो ये कम हुआ और न ये बढ़ा। तो यही पर कहा कि इसी में किसी भी एटम्स का न तो कोई बढ़ रहा है न ही कोई कम हो रहा है, यानी न तो किसी का सृजन हो रहा है और न ही किसी का विनाश हो रहा है। आइए और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में ये है मेरे पास ग्लूकोज और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ इधर की चीज़ मेरी रिएक्टेंट है और मेरा बाद में केमिकल रिएक्शंस के बाद मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मेरी यहाँ पर देखिए हो रही है क्या, एक केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे यहाँ पर कि जो मेरा रिएक्टेंट का मास है, यानी कि ये है मेरा इधर का, इस चीज़ को मैं रिएक्टेंट बोलता हूँ और इस चीज़ को मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा रिएक्टेंट है
उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के, और हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं 12, और कहीं पर हैं इसमें नहीं है, तो हाइड्रोजन के मुझे 12 मिल गए। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, देखिए 6 और 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। तो इधर को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे देखिए कार्बन के एटम्स 6 मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स 12 मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, मुझे 18 मिल रहे हैं। अब इस चीज़ को देखता हूँ मैं इधर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन के देखिए मुझे 6 मिल रहे हैं, कार्बन केवल मुझे यही है और मुझे यहाँ पर कहीं नहीं, तो कार्बन देखिए इधर भी 6 है। अब उसके बाद देखता हूँ हाइड्रोजन को देखता हूँ, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, तो 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन देखिए 12 है, ये भी होगी। अब ऑक्सीजन का देखते हैं अमाउंट किधर है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन देखिए ये है मेरे पास वाटर, इस वाटर में 6 का हो रहा है गुणा, तो 6 तो देखिए ये हो गई ऑक्सीजन, प्लस 6 दूनी 12 ये होगी बराबर 18। अब ऑक्सीजन का देख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन का मुझे अमाउंट इधर 18 मिल रहा है आइटम्स, हाइड्रोजन के मुझे 12 मिल रहे हैं, कार्बन के मुझे 6 मिल रहे हैं, यहाँ भी कार्बन के मुझे 6 मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के मुझे 12 मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के 18 मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि जितना मेरा रिएक्टेंट था, जितना अमाउंट मुझे उधर था रिएक्टेंट का, उतना ही अमाउंट मेरा प्रोडक्ट का है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर न तो कोई एटम्स बढ़ रहा है और नहीं इसमें कोई एटम्स कम हो रहा है, किसमें, इस केमिकल रिएक्शंस में। वही देखो कहा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये है वो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन, न तो यहाँ पर कोई बढ़ रहा है, क्रिएटेड हो रहा है, ठीक, न तो किया जा सकता है, और नहीं विनाश, और नहीं यहाँ पर कम हो रहा है। जितना मेरा यहाँ पर था उतना ही मेरा, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ ये हुआ कि जो मेरे एटम्स थे उन एटम्स ने एक केमिकल रिएक्शंस करने के बाद अपनी बॉन्डिंग करके अपने नए प्रोडक्ट बना लिए। सिर्फ उन्होंने इधर उधर से अपनी जगह को थोड़ा चेंज किया और बॉन्ड बनाया, बॉन्ड करके क्या अपने कंपाउंड को बनाना लिया। यहाँ पर कंपाउंड मुझे कुछ और दिख रहा है और यहाँ कंपाउंड कुछ और है, लेकिन चीज उतनी ही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इधर अगर देखते हैं तो मेरा इधर भी अमाउंट उतना है और उधर देखता हूँ तो मुझे उतना ही अमाउंट उधर मिल रहा है। केवल एटम से अपना बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बना करके इधर अपना नया प्रोडक्ट बना लिया, बाकी कुछ नहीं है, सारी चीज उतनी की उतनी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि उसमें न तो किसी भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं और न ही किसी भी चीज का उसमें क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। तो यहाँ पर न तो कोई चीज बढ़ रही है और न ही कोई चीज घट रही है, यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। एक फिक्स रेशियो, एक डेफिनेट रेशियो, यहां पर कोई भी चीज किसी के साथ में मिल रही है तो एक फिक्स रेशियो में मिल रही है, यानी कि उसका एक फिक्स रेशियो हम यहां पर कह सकते हैं। इस वाले प्रोडक्ट के लिए यहां पर कहते हैं कि फिक्स रेशियो मस्ट बी कंपलसरी। अगर उसका फिक्स रेशियो है तो वो अपनी चीज बनाएगी, अगर फिक्स रेशियो नहीं है तो वो चीज अपनी नहीं बना रही। तो यहां पर किसी भी चीज के लिए मुझे फिक्स होना चाहिए। तो प्रत्येक यौगिक एक स्थिर अनुपात में बना होता है, कोई भी यौगिक बनेगा, ये है कंपाउंड, तो मेरा ये कंपाउंड एक फिक्स रेशियो बन रहा है। एवरी कंपाउंड आर मेड इन ए फिक्स रेशियो, तो प्रत्येक कंपाउंड मेरा फिक्स रेशियो में बन रहा है। आइए देखते हैं इसे। तो देखिए हम इसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास H2O, तो H2O में यहां पर देखता हूं मुझे हाइड्रोजन कितने मिले, मुझे हाइड्रोजन है यहां पर 2 और ऑक्सीजन है मेरे पास 1। तो मैं यहां पर सबसे पहले वेट देखता हूं कि उसका कितना एटॉमिक वेट है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का मेरा वेट है 16 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, MU। तो ऑक्सीजन के अगर मैं वेट की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का वेट हमें मिल रहा है 16 एटॉमिक मास यूनिट। जबकि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जबकि हाइड्रोजन का वेट है 1 एटॉमिक मास यूनिट।
अब हाइड्रोजन का है 1 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, देखिए 2 हैं यहां पर, तो अर्थात 2 गुणा 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो 2 परमाणु हैं, मेरे 2 हैं, उसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या कर देंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो हाइड्रोजन का जो 1 परमाणु है उसका 1 एटॉमिक मास यूनिट 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का वेट हुआ 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का देखिए मुझे मिल रहा है 2 एटॉमिक मास यूनिट, तो हमें मिल रहा है हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर 2 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 2 एटॉमिक मास यूनिट, ये है मेरे पास हाइड्रोजन और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। तो दैट इज रेशियो विल बी 2:16। तो यहाँ पर 2:16 मुझे मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं, हम इसे यहाँ पर यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 8 16। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो वाटर है, जो वाटर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम H2O कहते हैं, इस वाटर की हम रेशियो में बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो 1:8 का है, यानी कि 1:8। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1:8 का मुझे रेशियो मिल रहा है इस एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में। अगला और देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो हम यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि मुझे वाटर बनाने के लिए इतने एटम्स का रेशियो होना चाहिए, प्रत्येक यौगिक एक स्थिर। अगर यहाँ पर मेरा वाटर बन रहा है तो वाटर के लिए ये रेशियो फिक्स है, कोई भी यौगिक बनेगा तो उसका अनुपात फिक्स होगा, अर्थात फिक्स रेशियो है। जब भी कभी ये मेरा मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर फिक्स रेशियो 1:8 का रेशियो अगर मेरे पास फिक्स है तो मेरा वाटर बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हम अमोनिया को समझते हैं। ये है मेरे पास अमोनिया। अब मैं अमोनिया की बात करता हूं, तो अमोनिया की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे नाइट्रोजन का जो वेट मिलता है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट मिलता है, ये है नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन की बात करें, वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो 1 एटम्स है, उस 1 एटम्स की अगर मैं बात करता हूं तो 1 एटम का वेट मिल रहा है मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक क्या मिल रहा है। अब बट हियर हाइड्रोजन हैविंग 3 एलिमेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट हैं, यानी कि 3 क्या है मेरे एटम्स। अब मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ तो जब 3 है तो 3 × 1, तो 3 × 1 एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के लिए जो 3 हैं उनके लिए 3 एटॉमिक मास यूनिट होगा। अब हाइड्रोजन है मुझे 3 में, तो हाइड्रोजन है मेरे पास 3 और ऑक्सीजन का वेट है 14, तो ऑक्सीजन का वेट वो उसका नाइट्रोजन का है 14। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरे पास जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है इसका जो रेशियो होगा, अगर ये अमोनिया बनेगी, अगर ये अमोनिया बनाएंगे, ठीक, तो मुझे 14:3 ही मिलेगा। जब 14:3 का आंकड़ा मेरा बन रहा है तो मेरी अमोनिया बन रही है। तो अमोनिया के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स रेशियो बना हुआ है, नाइट्रोजन के 14 एटॉमिक मास यूनिट उसका वेट है और हाइड्रोजन 3 मिल रहे हैं, तो 3 का मेरा 3 हो गया। तो हमारा क्या हुआ अमोनिया के लिए रेशियो, तो अमोनिया बनने के लिए मुझे पास ये फिक्स रेशियो है। तो यही बात इसमें कही गई है कि कोई भी नया यौगिक बनेगा, इस दूसरे वाले लॉ में ये कही, स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि जब भी कभी कोई मेरा यौगिक बनना है, मेरा कंपाउंड, जैसे अमोनिया मेरा कंपाउंड बना है, तो अमोनिया के लिए एक फिक्स है 14:3। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 14 क्या है मेरे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट, और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसका 1 एटम्स है, तो उस 1 एटम्स के लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जबकि 3 है
तो 3 गुणा ये। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है तो उसका ये एक फिक्स रेशियो है। तो इस फिक्स रेशियो में ये है तो मेरी अमोनिया बनेगी। तो इसी प्रकार से देखिए हम आगे देखें प्रास्ट के अनुसार प्रास्ट ने भी क्या कहा, प्रास्ट ने भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखी थी। तो प्रास्ट ने भी देखते क्या कहे, प्रास्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में, तो प्रास्ट ने कोई भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या, एक डेफिनेट मास में होंगे। तो डेफिनेट मास यही है कि मेरे पास हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये है इसका वेट, ये है इसका वेट। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के लिए 16 एटॉमिक मास यूनिट। यहां पर अगर मुझे दोनों का बनाना है तो 1:8। तो 1:8 का मतलब अगर मैं 16 के साथ चलता हूं, ठीक, तो मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये है H2O मेरे पास यौगिक है। तो इसको बनाने के लिए मुझे 1:8 का रेशियो चाहिए। जब मेरा 1:8 का रेशियो फिक्स हो जाएगा, 1:8 जब मेरा फिक्स हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, एक मेरा यौगिक बन जाएगा। तो कोई भी यौगिक है, मान लीजिए कि ये है मेरे पास यौगिक, किसी भी यौगिक में तत्व की बात कर रहा हूं, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान है। तो इसमें एक निश्चित रेशियो है, उस निश्चित रेशियो में क्या वो विद्यमान रहते हैं। तो यहां पर हमें एलिमेंट्स तो मिल रहे हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में है। तो यही कहा है ये मेरे निश्चित अनुपात का है। तो इसे देखिए, हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की। इस सारी चीज़ों के ऊपर जब चर्चा होने के बाद तो एटम्स के ऊपर, परमाणु के ऊपर, तो जॉन डाल्टन साहब जो थे, वो जॉन डाल्टन साहब इस थ्योरी को पढ़ने में लगे, इसे समझने में लगे और उन्होंने इसके ऊपर अब वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब से मेरे जॉन डाल्टन साहब ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया तो हम ये कह सकते हैं तब से हमारे रसायन विज्ञान का अब धीमे धीमे उदय होने लगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो अपने वैज्ञानिक ढंग से काम करने लगे, अर्थात अब मेरा यहाँ से वैज्ञानिक युग का शुरुआत हो गई है। तो जॉन डाल्टन साहब ने जब इस सारी चीज़ को देखा समझा तो जॉन डाल्टन साहब ने फिर ये कहा कि जितनी भी जो चीज़ें हैं हमारे संसार के अंदर में, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक परमाणु की बनी होती हैं। तो उन्होंने क्या कि इस सारी चीज़ों को देखा था, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हमारी परमाणुओं से मिलकर के बनी है। हमारी जितनी भी चीज़ें वो सब एटम से, कोई भी चीज़ संसार के अंदर है वो सारी चीज़ एटम से मिलकर के बनी हुई है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान को देखें तो उसके अंदर में, उसके बॉडी में आपको कार्बन भी मिलेगी, उस बॉडी में तो आपको नाइट्रोजन, उस बॉडी में आपको हाइड्रोजन भी मिलेगी, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट्स क्या इंसान की बॉडी में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्या सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी हैं। तो देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा ये समझते हैं कि जैसे कोई तत्व हुआ, मेरा ये है तत्व, ये है एलिमेंट। कोई यौगिक हुआ, ये है मेरे यौगिक, इन्हें मैं यौगिक कहता हूँ, ये है मेरी यौगिक। ये है मेरे सिंगल, इन्हें मैं तत्व कहता हूँ, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या, एलिमेंट। तो ये है एलिमेंट, देखो क्या कहा, तत्व, ये है एलिमेंट, यौगिक, ये है यौगिक या मिश्रण। अब ये है मिश्रण। मिश्रण कौन से होते हैं? मिश्रण वो होते हैं जिसमें तत्व भी होंगे और जिसके अंदर यौगिक भी होंगे। तो मिश्रण देखिए मेरे पास ये है। मिक्सर क्या है? जैसे मान लीजिए कि एयर भी एक मिक्सर है। तो मिक्सर के अंदर मुझे क्या, देखिए ऑक्सीजन भी मिल रही है, मिक्सर के अंदर मुझे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली है, मिक्सर के अंदर मुझे क्या, नाइट्रोजन भी मिली है, मिक्सर के अंदर क्या, मुझे वाटर वेपर से मिली। तो ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट है।
और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक। नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट है। वाटर वेपर क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं मिश्रण वे होते हैं जिसमें तत्व भी होंगे और जिसमें यौगिक भी होंगी, ठीक। कंपाउंड वे होते हैं, कंपाउंड क्या है, यहां पर मुझे केवल यौगिक ही यौगिक मिल रहे हैं, ठीक। दूसरे में यह है एलिमेंट। तो उन्होंने ये कहा ये सारी चीजें हैं, चाहे आप मिक्सर मान लो, चाहे आप कंपाउंड मान लो, चाहे एलिमेंट्स मान लो, तो इन्होंने ये कहा ये सारी चीजें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो ये सारी चीजें यहां से लेके यहां से जाके ये सारी चीजें किससे बनी है, एक बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। तो बहुत छोटे छोटे कण से देखिए मिलकर के मेरे तत्व बन रहे हैं, उन्हीं कणों से मिलकर के क्या मेरे कंपाउंड मिल रहे हैं। अब इन सारी चीजों को मिलाकर क्या मिक्सर बना सकता हूं। तो वही तो कहा है कि सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जितने भी छोटे से छोटे सूक्ष्म कण हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, वो सारे के सारे मिलकर के क्या तत्व बना रहे हैं, सारे के सारे मिलकर के यौगिक बना रहे हैं, और तत्व और यौगिक मिलकर के क्या एक मिश्रण बना रहे हैं। तो पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर में जहां तक जितनी चीजें, वो सारी चीजें क्या है, परमाणुओं से मिलकर के बनी है। तो किसी के भी आप शरीर को ले लीजिए, आप प्लांट को ले लीजिए, तो प्लांट में भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी मुझे दिखने के लिए क्या कार्बन, क्योंकि जलाते हैं तो बहुत सारा कार्बन निकलता है। तो प्लांटों में मुझे कार्बन भी मिल रही है, प्लांट के शरीर के अंदर मुझे नाइट्रोजन मिल रही है, प्लांट के शरीर के अंदर मुझे ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो वे सारी एक्टिविटीज उनके शरीर के अंदर होती रही, तो वही हमारी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सभी क्या इन एलिमेंट से मिलकर के बनी है, इस एटम से मिलकर के बनी है। ये चीज़ इन जॉन डाल्टन साहब ने कही थी। ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या एटम से बनी है। इसके आधार पर हम ये भी देख सकते हैं कि आखिर में हम यहां पर समझ गए, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर के बने होते हैं। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक, तो जितने भी मेरे पास जो पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ क्या है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, वो सभी क्या एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो जितने भी मैटर है कंपोज्ड ऑफ एटम्स, जितने भी मेरे सारे ऑल मैटर्स है इन दिस यूनिवर्स, वो क्या है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी एटम से ही मिलकर के बने, परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि आखिर में मुझे यह समझना है कि एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। थोड़ा हम इसके ऊपर नजर मारें। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे छोटा सा जो कण होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पदार्थ है, ये मेरे पास क्या है, एक पदार्थ जिसे मैं कहता हूं क्या, सोना। कौन सा सोना, शुद्ध, ठीक। ये मेरे पास एक पदार्थ है जो कि एक शुद्ध सोने के रूप में, तो शुद्ध सोने के रूप में है। तो अर्थात यहां पर ये क्या है, जितने भी मैं सोना देता हूं शुद्ध, तो उसमें क्या है, Au पार्टिकल्स हैं। तो ये सोना जो है मेरा किससे बना है, Au पार्टिकल से। Au क्या है, मेरा पास एलिमेंट है। अब मैं सोने को जरा सा भी छोटा करता जाऊंगा तो मुझे छोटा सा क्या, Au क्या मिलेगा मुझे, एलिमेंट। भाई Au तत्वों से मिलकर के तो मेरा सोना बनना है, शुद्ध सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो शुद्ध सोने को हम कितना भी घिसते जाए फिर भी रहेगा तो सोना ही। तो सोना की बात करें तो यह है मेरे पास बड़ा, इसे घिसते घिसते बहुत छोटा करते हैं, यह है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। तो यह है मेरे पास क्या, स्मॉलेस्ट। मैंने घिस घिस के इसे छोटा कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया है, एक एलिमेंट। ये मेरे पास क्या बन गया, एक एलिमेंट। तो शुद्ध सोना जो है उस सोने को देखते हैं तो इसका जो पार्टिकल सबसे, तो इसे मैं कहता हूं तत्व। तो ये क्या कह रहा है, देखो तत्व क्या है, इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तत्व क्या है, किसी पदार्थ का एक शुद्ध रूप है, ठीक। तत्व किसी पदार्थ का एक शुद्ध रूप है,
ठीक, स्मॉल होता है बहुत छोटा, शुद्ध रूप है। तो ये है मेरे पास शुद्ध रूप। अब एटम्स क्या है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब एटम्स वो होता है कि कोई भी मेरे पास पदार्थ है, उस पदार्थ का छोटे से छोटा बहुत ही छोटा जो पार्टिकल्स बनता है उसी को मैं एटम्स कहता हूँ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस एटम्स को, इस एलिमेंट्स को देखूँ तो ये एलिमेंट से और छोटा कर देंगे तो मेरा एटम्स बन जाएगा। इस एटम्स के अंदर भी मेरे क्या है? सबसे छोटा है। तो इस एटम्स के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मिलते हैं। तो जो पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटा रूप है, तो वो क्या है? मेरा एटम्स। तो वो क्या है? मेरा एटम्स, यानी परमाणु। तो परमाणु वो होता है जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन तत्व का है किसी शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा होता है। ये क्या? तत्व, प्योर फॉर्म है। तो ये है मेरे पास एक प्योर फॉर्म। अब हम देखते हैं डाल्टन। अब हम बात करते हैं डाल्टन की। तो डाल्टन ने इस परमाणु के संबंध में कुछ अपने तथ्य दिए थे, कुछ अपने सिद्धांत दिए थे परमाणुवाद को लेकर के। परमाणु के ऊपर उन्होंने बहुत वर्क किया। वर्क करने के बाद यहाँ से रसायन विज्ञान का उदय हुआ। तो उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ के तथ्य दिए, तो उन्होंने कुछ इसके सिद्धांत दिए। तो इनके सिद्धांतों को थोड़ा हम समझते हैं कि आखिर में इन्होंने क्या क्या दिए। इन्होंने कहा सभी द्रव यानी कि मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी जो मेरे पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ का परमाणुओं से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं। इन्होंने कहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहली बात ये है मेरे पास मैटर्स यानी कि पदार्थ, और उस पदार्थ को घिसते छोटा कर दिया है, तो ये बन गया मेरा क्या? एटम। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ रिएक्शंस में, तो ये है मेरे पास रिएक्शंस, यानी कि इधर है मेरे पास रिएक्टेंट और इधर है मेरे पास क्या? प्रोडक्ट। इधर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बना देगा? तो देखिए यहाँ केवल परमाणुओं ने अपनी जगह चेंज की और बॉन्ड बना के नया पदार्थ बनाया। माने कि वो परमाणु ही है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो यहाँ इन परमाणुओं ने इसे बना लिया अपना रासायनिक। इनके कहने का मतलब परमाणुओं से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर यही जो एटम्स है, इसके अंदर इसके रिएक्टेंट वाले जो एटम्स थे, उन रिएक्टेंट वाले एटम्स ने क्या किया? बॉन्ड बना करके आपस में पार्टिसिपेट करके अपने कंपाउंड बना लिए। ये देखो कंपाउंड इसने अलग बना लिया, ये कंपाउंड अलग बना लिया। तो यहाँ पर ये वही परमाणु हैं, उसके अंदर में वही परमाणु क्या आपस में क्रिया करते हैं, बॉन्ड बना करके और नए कंपाउंड को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर नए प्रोडक्ट बन गया। अब हम दूसरा देखिए, समझते हैं इनका नियम। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये डाल्टन साहब ने कहा था। इसे आगे जाकर के ये सिद्ध हो गया था कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, उसे विभाज्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इन्होंने कहा जो परमाणु होता है मेरे पास, ये है बहुत छोटा, तो वो परमाणु जो है पहली बात सबसे छोटा है। अब इसे और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में, अपने वर्क में वैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक, तो इसको अब हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। यही देखो अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। माने कि सबसे छोटे अविभाज्य कण हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, तो उस अभिक्रिया में न तो जो बढ़ रहे हैं और नहीं उस अभिक्रिया में क्या ये कम हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये है CH4, तो ये है मेरे पास कार्बन और ये है देखिए हाइड्रोजन, ये है
हाइड्रोजन। तो ये है मेरे पास CH4। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर C मेरे पास इधर 1 है और हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, O2। तो ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन 1 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, 4 एटम्स मिल गए मुझे। अब यहाँ पर देखते हैं CO2। अब इन्होंने आपस में क्रिया करके यहाँ पर इन एटम्स ने क्रिया करके आपस में अब नया बॉन्ड बनाया तो नया यौगिक बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना लिया इन्होंने, CO2। तो CO2 में देखते हैं यहाँ पर C मेरे पास 1 है और ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर 2 मिल रही है। दूसरा वहाँ पर जाकर के इन्होंने क्या बना दिया, अब मेरे पास यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन देखिए मेरे पास ये आ गई और ये हाइड्रोजन आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया, जल बना दिया। ठीक, इन्होंने क्या बना दिया, जल, वाटर में देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन मुझे कितनी मिल रही है, 2, और हाइड्रोजन हमें कितनी मिल रही है यहाँ पर, 4। तो देखिए हाइड्रोजन मेरी 4 यहाँ पर है तो हाइड्रोजन 4 मेरी यहाँ पर है। कार्बन यहाँ पर देखिए 1 है, तो कार्बन देखिए मेरे पास यहाँ पर, ऑक्सीजन इधर की साइड पर 4 है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इन्होंने ये कहा कि परमाणु पहली बात तो एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित, तो यहाँ पर जितने भी एटम्स थे, जितने यहाँ पर थे उतने ही मुझे यहाँ पर मिल गए। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जितनी चीज़ जो मेरी यहाँ पर थी उतनी ही चीज़ मुझे वहाँ पर मिल रही है प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पर ये पहुँचे कि जितना मेरा रिएक्टेंट था उतना ही मेरा क्या, प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरा जो रिएक्टेंट था यहाँ पर, रिएक्टेंट था वो क्या है, इक्वल प्रोडक्ट के। कोई न तो कोई बढ़ रहा है न कोई घट रहा है। तो मेरा यहाँ पर रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास क्या है, इक्वल है, बिल्कुल बराबर। अब हम अगला उनका लॉ समझते हैं। अगला उन्होंने सिद्धांत दिया था, अगले सिद्धांत को हम देखते हैं अगला सिद्धांत क्या कह रहा है। देखिए दिए गए तत्व के सभी परमाणु, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास हाइड्रोजन तत्व है, यह है मेरे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन। अब ऐसे हाइड्रोजन के जो तत्व है, देखिए ये है। तो जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन, तो देखिए दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, इस हाइड्रोजन, ये जो मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यानी कि इसके अगर मैं मास की बात करता हूं, द्रव्यमान की, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक, तो यहां पर इनके द्रव्यमान और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो वो बिल्कुल जो भी कुछ बनना है उसके समान है। धीमे धीमे करके मेरे हाइड्रोजन के एटम से जुड़ते जाएंगे तो ये हाइड्रोजन और आगे बनते हैं। तो वहां पर जो एटम्स था, उस एटम्स का जो गुण था, वही गुण में आप किसी पदार्थ के रूप में जो बड़ा बन गया है वहां पर भी तो उसका भी गुण क्या है, मेरा सेम है। तो यही कहा है कि गुण धर्म कैसे होते हैं उनके, समान। हाइड्रोजन को ले लो, आप कार्बन को ले लो, नाइट्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, सल्फर को ले लो, क्लोरीन, किसी को भी ले लो, अगर इसके तत्व का जो एलिमेंट सिंगल है, उस सिंगल एलिमेंट का जो मुझे मास मिल रहा है और उस सिंगल एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, अगर वो मिलकर के एग्रीगेट करेंगे और पदार्थ बनेगा तो उसका भी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी। तो उसकी भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन की अगर मैं मास की बात करता हूं तो मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की पहली बात यहां पर हाइड्रोजन की लिख दें, मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और प्रॉपर्टीज लिख दें तो ये कुछ अलग है। अब मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, अब मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया बेरिलियम। अब मैं बात करता हूं जब मैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का देखिए मुझे मिल रहा है 9 मास यूनिट,
और इसकी प्रॉपर्टी भाई बेरिलियम है तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज भी अन्य होगी, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट, भिन्न। अब मैंने मान लीजिए अगला लिया कार्बन, अब मैं कार्बन को लेता हूं, ठीक, तो कार्बन का मुझे देखिए मास कितना मिल रहा है, 12 एटॉमिक यूनिट, और इस कार्बन की अपना गुण अलग होगा, तो इसका भी गुण क्या है, अलग। ऑक्सीजन लेता हूं तो ऑक्सीजन का मुझे 16 मिल रहा है और इसका भी गुण, तो हम यहाँ पर कहते हैं अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कुछ और है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कुछ और है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर कुछ और है। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का मुझे एटॉमिक मास यूनिट कुछ और है, तो जब उसका एटॉमिक मास यूनिट अलग है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, भाई जब अलग अलग है तो सबके अलग अलग ही अपने गुण दिखाएंगे। तो यही देखो कहा गया इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न है एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न, तो सब भिन्न भिन्न है, तो उनका क्या है, इसका देखिए सब भिन्न भिन्न है, ठीक, सब डिफरेंट हैं, सब डिफरेंट हैं। उसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज मुझे डिफरेंट मिल रही है देखने के लिए, सारी चीज़ क्या मुझे डिफरेंट ही मिल रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सभी के मास यूनिट डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। यहाँ पर अगला देखिए हम यहाँ पर समझते हैं डाल्टन साहब का कि इन्होंने देखिए अगला क्या क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं वो आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने के लिए वो दशमलव में नहीं मिलते हैं, आपस में मिलने के लिए उसके पास एक होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए है हाइड्रोजन, ए है क्लोरीन का एटम, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो एक ये है और एक है, और दोनों मिलकर के मेरे ये क्या HCl हो गए, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, एटम्स 2, ऑक्सीजन का मुझे कितना मिल रहा है 1, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मुझे 2 मिल रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन का मुझे यहाँ पर केवल 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 4 5 6, तो हम ये कह सकते हैं 3 4 पर ये 1 में है, हो सकता है ऑक्सीजन मेरा 3 में हो जाए, 2 में हो जाए, 4 हो जाए, तो संख्या उनकी ये रहेगी, दशमलव में कभी नहीं मिलेंगे। एटम्स नॉट कंबाइन, वो देखिए न तो यहाँ पर हाइड्रोजन थी मेरी तो 1 में थी, 1.5 में नहीं मिलेगी, 1.5 मिले, और ये मुझे आधे 2.5 में आ जाए नंबर मेरा सनी 1.6 में, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ न तो 1.2 1.5 2.5 2.8 3.8 इसमें कभी भी नहीं मिलती है। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी कभी कोई एटम्स है उसका, जब भी कभी कोई मेरे एटम्स हैं अगर वो मिलकर के एक यौगिक बनाएंगे तो जितनी भी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूर्ण में होंगी, यानी कि उनकी संख्या हमेशा होल में होगी, कभी पॉइंटों में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं मिलते, वो ज़्यादातर पूरी में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ क्या एक होल नंबर्स में मिल रही हैं, अर्थात वो डेसिमल में नहीं मिले, दशमलव में नहीं मिल रही हमें। देखिए किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो देखिए कोई भी यौगिक है, अगर हम किसी भी यौगिक की बात करें तो कोई भी मान लीजिए मेरे पास यौगिक मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये है मेरे पास यौगिक, तो हम ये से आप CO2 मान लो या H2O मान लो, मान लीजिए ये है मेरे पास H2O, ठीक, इसे मैं H मान लेता हूँ, वो इसे मैं O मान लेता हूँ, और ये है मेरे पास H, मान लीजिए वाटर है, तो ये मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है। तो देखो कह रहा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 2 एटम्स मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं 2 एटम्स, और यहाँ पर एक मुझे कितना मिल रहा है 1 एटम्स ऑक्सीजन का मतलब, तो ये दोनों की एक फिक्स है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसका और इसका मास यूनिट क्या है, फिक्स है। तो मुझे इसका क्या मिलता है, मास यूनिट एक फिक्स मास यूनिट क्या मिला है मुझे, फिक्स।
तो मास यूनिट फिक्स के लिए हम कह सकते हैं ये है मेरे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 mu एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन कितनी है मेरे पास 2, तो 2 और इसे और जोड़ दो तो आपका 16:2 का रेशियो हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनके अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात करता हूँ तो 16 और 2 के रेशियो मिलता है। एक फिक्स रेशियो है, इस फिक्स रेशियो में ये जाकर के आगे मिलेंगे, बिना फिक्स रेशियो में कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि आखिर में ये सारी चीज़ें को एक फिक्स रेशियो में होती हैं। तो ये डाल्टन साहब के कुछ थे, उन्होंने सिद्धांत थे, सिद्धांत के बारे में बताया। देखिए एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल और इसमें 2.2 ठीक 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम। तो अब हम इसे देखते हैं क्या यह द्रव्य संरक्षण के अकॉर्डिंग है। इस चीज को अब यहां पर देखते हैं। तो ये है मेरे पास CO2, तो ये है मेरे पास रिएक्टेंट, ठीक, ये है मेरे पास रिएक्टेंट और ये है मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम, ठीक, प्लस 6.0 ग्राम एसिटिक एसिड। अब 2.2 ग्राम ये 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट प्लस 0.9। अब इसे देखिए क्या यह अभिक्रिया हमारी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर, देखते हैं अभी। अब इसे जोड़ दो 5.3 प्लस 6.0 तो 11.3 ग्राम। ये हो गया मेरे पास क्या रिएक्टेंट, ये हो गया क्या मेरे पास रिएक्टेंट मास, ठीक। अगला देखते हैं अब रिएक्टेंट मास। अब इसे देखते हैं 8.2, 2.2 एंड 0 एंड 9, ठीक, 9 को जोड़ देते हैं। तो इन सभी 9 2 11 और 13 हाथ से लगाएंगे 8 और 2 10 और 11। तो ये भी मेरा कितना मिल रहा है 11.3 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं जितना ही मेरा रिएक्टेंट मास आया है उतना ही मेरा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट मास। तो अगर मेरा रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास अगर इक्वल है तो वो क्रिया मेरी क्या है, वो क्रिया मेरी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, अकॉर्डिंग है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि यहाँ पर न तो किसी एटम्स का क्रिएशन हो रहा है और न ही किसी एटम्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जितना मैंने यहाँ पर डाला था रिएक्टेंट उतना ही मेरा क्या प्रोडक्ट आया है। तो जितना हम रिएक्टेंट डालते हैं उतना ही हमें कितना मिल रहा है, उतना ही हमें क्या मिल रहा है, उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप है। अब इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है मेरा एनसीईआरटी में, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मुझे वाटर का समझना है कि अगर मेरे पास वाटर है ये बन रहा है तो इस वाटर को बनने के लिए मेरे पास एक फिक्स रेशियो है। वो फिक्स रेशियो क्या है 1:8, अर्थात हम ये कह सकते हैं 2:16। तो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट है। तो हाइड्रोजन का वेट की अगर मास की बात करता हूँ, हाइड्रोजन की जो वेट की बात करता हूँ, हाइड्रोजन का जो मेरे पास वेट है 1 mu 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हाइड्रोजन है 2, तो 2 के लिए क्या होगा 2 गुणा 1 एटॉमिक मास यूनिट।
तो मेरे पास हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन जो है मेरा 16 है, तो 2:16 ये रेशियो आ गया मेरा पानी का। अब यहाँ पर कह रहे हैं जब 2 रेशियो मेरे पास आ गया पानी का, तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं इसे 2 से काट दो तो 1:8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अब हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 ग्राम, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या पड़ती है मुझे? रिक्वायरमेंट, जरूरत पड़ती है 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। तो इसलिए मुझे 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यकता होगी 8 गुणा 2, तो 8 गुणा 2 कर देंगे कितनी? 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो मुझे 16 ग्राम ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर कह रहा है कि मुझे 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता 3 गुणा 8, ठीक। तो 3 गुणा 8, तो 8 × 24। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 3 ग्राम के लिए मुझे कितनी होगी? 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ये है हमारे इस प्रश्न का आंसर। अगला देखते हैं क्या कहा है। अगला देखिए डाल्टन साहब का, देखिए एक प्रश्न है एनसीईआरटी का। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अवगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? परमाणु अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और नहीं उनका विनाश। इस प्रश्न का यह है आंसर। तो दूसरा है देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अवग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो वो निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का मतलब क्या है? एक फिक्स रेशियो। अब यहां पर कोई भी यौगिक बनेगा तो वो एक फिक्स रेशियो बनेगा। तो एक रासायनिक यौगिक में सदैव समान तत्व एक ही अनुपात में द्रव्यमान के आधार पर एक साथ संयोजित होते हैं। तो कोई आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। बाकी हम कल देखेंगे।